मैं राज बहादुर यादव द स्मार्ट विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। धमाकेदार जो सेशन होता है हमारा पीएससी नर्सिंग क्लासेज। चल, तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम लोगों की क्लास स्टार्ट हो गई है। तो चलिए आ जाइए, तेजी के साथ जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। तेजी के साथ जुड़ने का प्रयास करिएगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे लेके आऊं। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप कर रहे हैं यूपी टेट या स्टेट एग्जाम की तैयारी, 2026 के लिए हमारा नया बैच प्रारंभ हो चुका है। हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। एक पिछले डेट पे हमने देखा था 2011 का पेपर, आज के डेट में हम देखने वाले हैं 2013 के पेपर को। तो किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है क्लास से रिलेटेड, यहाँ पे हमारा द स्मार्ट विजन क्लासेज का मोबाइल नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे ले आऊं। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा? आपको जल्दी से बताना है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा। यूपी टेट 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। आपको सारे प्रश्न इंगित करके दे दिए जाते हैं कि किस एग्जाम का प्रश्न है। तो चलिए जल्दी से आंसर करना शुरू करें हमारे बच्चे, तेजी से आंसर करना शुरू करें हमारे बच्चे। 2013 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आज के सेशन का आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो जल्दी से आंसर करेंगे, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है। यहाँ पे ये दांत काटी रोटी होगा, आस्तीन का सांप होगा, अक्ल का दुम होगा या अवनुष का कुंदा होगा। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। यहाँ पे कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है। हमारे सभी दोस्त, सभी भाई आंसर करने का प्रयास करेंगे। दांत काटी रोटी मतलब गहरी मित्रता। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? दांत काटी रोटी मतलब एक गहरी मित्रता है। कपटी मित्र का यहाँ पे आस्तीन का सांप आप कहोगे। क्या कहोगे बेटा? आस्तीन का सांप। बी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प मेरे दोस्त? बी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? दूरदर्शी है, दत्त चित्र है, कुशाग्र बुद्धि है, जितेंद्री है। तो देखते हैं हमारे किस दोस्त, किस भाई बहन का करेक्ट आंसर आता है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चे, जो दूर तक सोचता है उसे हम क्या कहते हैं? जो दूर तक देखता है उसे हम क्या कहते हैं? दूरदर्शी कहते हैं। सोचता या देखता है। जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया हो, जिसने किसी विषय में, किसने किसी विषय में चित्त लगा दिया हो, विषय में चित्त लगा दिया हो, उसे हम क्या कहते हैं? दत्त चित्त कहते हैं। कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि। कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि। समान बुद्धि के लिए कौन सी बुद्धि हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे? कुशाग्र बुद्धि। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? जितेंद्री होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? जितेंद्री होता है। डी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर है? तो डी विकल्प आपका राइट आंसर है। जो दूर तक सोचता है या दूर तक देखता है उसे हम क्या कहते हैं? दूरदर्शी। जिसने किसी विषय पर चित्त लगा दिया होगा उसे हम दत्त चित्त कहते हैं। कुश के अग्रभाग के समान बुद्धि वाले को हम क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाए मेरे प्यारे बच्चे। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आंसर करके बताएंगे। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है?
पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है और इस शब्द में कौन सी संधि है? इस शब्द में कौन सी संधि है? पवन शब्द को अगर हम एक एक वर्ण में तोड़ेंगे हमें प मिलेगा, आ मिलेगा, वा मिलेगा, आ मिलेगा, ना मिलेगा और आ मिलेगा। ये पवन शब्द आपका पूर्णतः टूट गया। क्या टूट गया मेरे प्यारे बच्चे? पवन शब्द आपका पूर्णतः टूट गया। यहाँ पे औ मिला, औ के स्थान पे क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। पीछे से जोड़ेंगे, आ को जोड़ेंगे, ना का हलन समाप्त हो जाएगा। गोले के इधर आपको क्या मिल रहा है? अन मिल रहा है। और गोले के पहले पा है तो ओ की मात्रा पा में जोड़ दो, आपको क्या मिल जाएगा? पो मिल जाएगा। पो धन अन बराबर होता है पवन। यहाँ पे कौन सा शब्द आपका सही है तो आप बताएंगे? पो धन अन। अब देखो पौ धन अन का क्या बनेगा बेटा? ध्यान से देखो, पा में क्या लगा है? औ की मात्रा लगा है। औ के स्थान पे हमारा शब्द क्या आता है? आओ आता है। क्या आता है? आओ आता है। और यहाँ पे आपके पास क्या है? अन है। इस आ को जोड़ोगे पा हो जाएगा। यहाँ वाह है, इस आ से जोड़ोगे वाह हो जाएगा। ये शब्द हमारा पावन बन जाएगा। ये शब्द हैं किसके? तो आप बताएंगे ये आयादी संधि के उदाहरण हैं। किस संधि के उदाहरण हैं? आयादी संधि के उदाहरण हैं। कौन से संधि के उदाहरण है बेटा? आयादी संधि के। इसके और उदाहरण जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो जैसे आपको द्वावप मिल जाए, आपको चयन मिल जाए, आपको नयन मिल जाए, आपको भवन मिल जाए, आपको हवन मिल जाए। क्या मिल जाए मेरे प्यारे बच्चे? हवन मिल जाए। आपको पवित्र मिल जाए। क्या मिल जाए? पवित्र मिल जाए। ये आपके किस संधि के उदाहरण हैं? सब के सब, सारे के सारे उदाहरण जो आपके बोर्ड पे लिखे गए, ये सब के सब आयादी संधि के उदाहरण हैं। गोल्डन सनशाइन, हेलो सर, हाय बच्चा, बताएं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आंसर करके बताएं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे, मेरी हैंड राइटिंग की तारीफ करने के लिए। आपने तारीफ किया कि हमारी राइटिंग अच्छी है, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चे, आभार। तो चलो जल्दी से आंसर करके बताओ मेरे प्यारे दोस्त, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तेजी से हमारे बच्चों का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे रा है, यही रा आपके विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, तो शब्द आपका क्या बन जाएगा? पुनः धन जन्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? पुनः धन जन्म बन जाता है। इस विसर्ग के स्थान पे क्या आ जाता है? आधा रा आ जाता है। ऐसा नियम है विसर्ग संधि का। इस सी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प राइट आंसर है? सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। आ जाओ अगले प्रश्न पे आ जाओ। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, इत्यादि शब्द को जब हम तोड़ते हैं हमें क्या मिलेगा? ये जरा ध्यान से देखने वाली बात है। इत्यादि शब्द दिया गया है आपके पास। इस इत्यादि शब्द को हम तोड़ेंगे तो हमें ई मिलेगा, आधा ता मिलेगा। फिर क्या आएगा? या आएगा। या में कौन सा स्वर है? तो आप बताएंगे आ है। क्या है भाई? आ है। इसके बाद क्या है? द है। द में हलंत लगाएंगे, हमें ई मिल जाएगा। यहाँ पे देखो या मिला, या के स्थान पे हम क्या लिख लेते हैं? ई लिख लेते हैं। ई की मात्रा को अगर ता में जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा ती। ई को नीचे ले आ दो, इति बन गया। इधर से आ जाओ, द का हलंत लगाओगे, आदि बन जाएगा। पहले शब्द के अंत में ई हो और बाद में आ समान स्वर आ आए, ई के स्थान पे या का परिवर्तन किस शब्द में होता है? तो आपका आंसर होगा यण संधि में। किस संधि में होता है मेरे प्यारे बच्चे? तो आपका आंसर होगा यण संधि में। यहाँ इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे यण संधि। मेरे प्यारे भैया, यहाँ पे देखो एक शब्द लिखा गया है आपके बोर्ड पे, प्रत्यक्ष। क्या लिखा गया है? प्रत्यक्ष। दूसरा शब्द लिखा गया है यद्यपि। क्या लिखा गया है? यद्यपि। तीसरा शब्द लिखा गया है व्यय। चौथा शब्द लिखा गया व्याकरण। क्या लिखा गया मेरे प्यारे बच्चे? व्याकरण।
पांचवा शब्द क्या लिखा गया? अध्ययन लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अध्ययन लिखा गया है। प्रत्येक, मध्वरी, ये सारे शब्द, पितृंश, मात्रंश, मात्रंश, अगर इन सारे शब्दों को तोड़ा जाए तो हमें सारे शब्दों में कौन सी संधि मिलेगी? तो आप याद रखिएगा, सभी शब्दों में यण संधि मिलेगी। प्रत्यक्ष शब्द को अगर हम तोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा बेटा? प्रतिधन अक्ष मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रतिधन अक्ष मिल जाएगा। इसी तरह से यद्यपि को तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यदि धन अपि मिलेगा। क्या मिलेगा? यदि धन अपि मिलेगा। व्यय को तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? विधन अय मिलने वाला है। व्याकरण को तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? विधन आकरण मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? विधन आकरण मिलेगा। अध्ययन को तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अधि प्लस आयन मिलेगा। क्या मिलेगा? अधि प्लस आयन मिलेगा। प्रत्येक को तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? तो आप बताएंगे प्रतिधन एक मिलने वाला है। मध्वर्य को तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मधु प्लस अरि मिलेगा। पितृंश को तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पितृ प्लस अंश मिलेगा। इसी तरह से मात्रंश को तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मातृ प्लस अंश मिल जाएगा। इन सारे शब्दों में कौन सी संधि का नियम लागू है? तो आप बताएंगे सब के सब हमारे यण संधि के नियम वाले उदाहरण हैं। किस संधि के उदाहरण हैं? सारे के सारे हमारे यण संधि के उदाहरण हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ें। अगर बात समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ें। जल्दी से आंसर करके बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या चापलूसी करना। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? तेजी से आंसर करके बताएंगे। ये देखो भैया, हमारे टाइपिस्ट महोदय यहाँ पे चीनता लिखे हैं। क्या लिखे हैं? चीनता लिखे हैं। ये चीनता नहीं होता बेटा, ये दीनता है। क्या है? दीनता है। क्या है? दीनता है। इसको सही कर लीजिएगा। दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना, इज्जत देना, नाक में चोट लगना। तेजी से आंसर करके बताएंगे हमारे बच्चे। तेजी से आंसर करके बताएंगे। चलो बच्चों, जल्दी से आंसर कर दो। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जल्दी से आंसर कर दो। सारे बच्चे यहाँ पे। हमारे नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। क्या होता है? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। क्या होता है? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। चलिए जल्दी से आंसर करिएगा। जल्दी से आंसर करिएगा मेरे प्यारे बच्चे। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है? जल्दी से आंसर करेंगे। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है? उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है? तेजी से आंसर करके बता।
यहाँ पे देखो बेटा, उन्मूलन का विलोम क्या होता है, देखो उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा, आपका पतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। अवनति का विलोम क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम क्या होता है, तो भैया आप बताएंगे रोपण होता है। क्या होता है, रोपण होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, महावीर प्रसाद ने आदिकाल को क्या संज्ञा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी। ये देखो बेटा, चारण काल। चारण काल आदिकाल को किसने कहा है, मेरे प्यारे दोस्त आप याद रखिएगा, ग्रियर्सन ने कहा है। किसने कहा है भाई, ग्रियर्सन ने कहा है। आदिकाल नाम किसने दिया था, तो मेरे प्यारे दोस्त आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी देते हैं। कौन देते हैं मेरे प्यारे बच्चे, हजारी प्रसाद द्विवेदी देते हैं। कौन देते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी देते हैं। अगला है वीर काल। वीर काल कौन कहता है, विश्वनाथ प्रसाद कहते हैं। कौन कहते हैं बेटा, विश्वनाथ प्रसाद कहते हैं। अब देखो कौन सा बचा, बीज वपन काल बचा, यही राइट आंसर है। लेकिन इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा सिद्ध सामंत काल किसने कहा, सिद्ध सामंत काल किसने कहा, सिद्ध सामंत काल, मेरे प्यारे बच्चे आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन कहते हैं। कौन कहता है बेटा, राहुल सांकृत्यायन कहते हैं। कौन कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन कहते हैं। संधि काल या चारण काल कौन कहता है, संधि काल या चारण काल, संधि काल या चारण काल कौन कह रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चे आपका आंसर होगा संधि काल या चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं। कौन कहते हैं बेटा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं। बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, तो आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चे। इस तरह से कई नाम अभी आपको छूटे हुए हैं, उन नामों को भी धीरे धीरे आपको देता चलूंगा। यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहा है बेटा, अति शोधो स्नेह को मार्ग है। अति शोधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है, आलम ने लिखा, ठाकुर ने लिखा, बोधा ने लिखा या घनानंद ने लिखा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जल्दी से आंसर कर दीजिए, ये किसके द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई पंक्ति है, जल्दी से आंसर करेंगे। अति शोधो स्नेह को मार्ग है, मेरे प्यारे बच्चे अति शोधो, शोधो मतलब जो बड़ा भोला भाला व्यक्ति होता है उसके विषय में कहा जा रहा है। ये कौन लिख रहा है, तो आप बताएंगे घनानंद। घनानंद किस काल के कवि हैं, आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद, ये चारों कवि एक ही काल के हैं बेटा। एक काल कौन सा था, रीतिकाल। रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। रीतिकाल का समय कब से कब तक है, 1700 से 1900 संवत तक है। कितने से कितने संवत तक है, 1700 से 1900 संवत तक है इसका समय। अब मेरे प्यारे बच्चे रीतिकाल की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रीतिकाल की जब बात करते हैं तो इसे 3 भाग में बांटा जाता है। एक काल को हम क्या कहते हैं, रीति सिद्ध कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं, रीति सिद्ध काल कहते हैं। रीति सिद्ध में एक कवि आप याद रखिएगा, बिहारी लाल को। किसको याद रखिएगा, बिहारी लाल को आप याद रखिएगा। बिहारी लाल थे कहाँ के, तो आपका आंसर होगा एक ग्वालियर के थे। कौन से, ग्वालियर के थे। इनकी रचना का नाम क्या है, तो आप बताएंगे इनकी रचना है सतसई। सतसई में कितने दोहे हैं, तो आप याद रखिएगा 719 दोहे हैं। दूसरा कालखंड है रीतिबद्ध काल। कौन सा मेरे प्यारे बच्चे, रीतिबद्ध। रीतिबद्ध में बहुत सारे आचार्य आते हैं, तो यहाँ पे मतिराम से हम शुरू करते हैं बेटा, मतिराम। और चिंतामणि की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मतिराम और चिंतामणि। और तीसरा आपका होता है बेटा रीति मुक्त। रीति मुक्त का मतलब होता है किसी परंपरा का कोई निर्वाह करने से मतलब नहीं, अपने आप में स्वच्छंद रहना,
क्या रहना, स्वच्छंद रहना। यहाँ आलम ने कौन सी रचना लिखी मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर होगा आलम केल। कौन सी रचना लिखी थी, आलम केल। ठाकुर ने क्या लिखा, तो आपका आंसर होगा ठाकुर ठसक या ठाकुर शतक। क्या है, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। बोधा का क्या है, विरह बारिश। कौन सा मेरे प्यारे बच्चे, विरह बारिश। और कौन सी रचना थी, तो इशक नामा। कौन सा नामा मेरे प्यारे बच्चे, इशक नामा। ये नोट हो गया होगा, हम उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है 10वां। कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या है, जल्दी से आंसर कर दो, बता दो भाई। कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या है, आपको जल्दी से बताना है, तेजी से बताइएगा। कालिंदी किसकी पर्यायवाची है, कालिंदी किसकी पर्यायवाची है, कालिंदी किसकी पर्यायवाची है, तेजी से आंसर करें हमारे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे कालिंदी आप बताएंगे किसकी पर्यायवाची है, यमुना की पर्यायवाची है। यमुना की और कौन सी पर्यायवाची, भानुजा, सूर्य सत्ता, सूर्य तनया, तरण तनुजा, ये भी इन्हीं की पर्यायवाचियां हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम उम्मीद करते हैं आप एकदम करेक्ट वाला आंसर करेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक इनमें से कौन हैं। देवेंद्र सत्यार्थी का कहे चांद सूरज के वीरन, चांद सूरज के वीरन। हरिवंश राय की चार, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर। जल्दी से आंसर करके बताओ बेटा। बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या लिखा, मेरा जीवन, मेरा जीवन प्रवाह। क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चे, मेरा जीवन प्रवाह। यही आपकी पहली आत्मकथा है, बाबू श्याम सुंदर दास। वैसे तो अर्ध कथानक को माना जाता है, किसे माना जाता है, बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक को, बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक। कौन सी मेरे प्यारे बच्चे, अर्ध कथानक। ये कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के विषय में इसका वर्णन है, तो यहाँ पे जौनपुर का वर्णन है, जौनपुर का वर्णन है इसमें। अगले पॉइंट पे आ जाओ। 12 नंबर, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ होता है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ होता है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जल्दी से आंसर कर दें। कार्य के प्रारंभ होते ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है, सिर मारना होगा, सिर पर सेहरा बांधा होना होगा, बधा होना होगा, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना होगा, सिर पर शैतान सवार होना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। क्या होगा, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। इसी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 13 नंबर का प्रश्न है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। डॉक्टर रंजना, डॉक्टर रंजना आरगड़े, डॉक्टर रंजना आरगड़े ने एक पुस्तक लिखी है मेरे प्यारे बच्चों। उस पुस्तक का नाम ही था कवियों के कवि शमशेर। उस पुस्तक का नाम क्या है, कवियों के कवि, कवियों के कवि शमशेर। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चे, इन्होंने इसकी पुस्तक का शीर्षक क्या है,
कवियों के कवि शमशेर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। किसका कवि कहा जाता है, कवियों का कवि कहा जाता है। अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला प्रश्न देखो, कह रहे हैं दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं। यहाँ गलती करने की संभावनाएं प्रबल होती हैं बेटा, यहाँ पे गलती करने की क्या होती है, संभावनाएं प्रबल होती हैं, तो आप गलती नहीं करेंगे। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, दशरथ के सुत की तिहुलोक, चारों तरफ बखान हो रही है, चारों तरफ गुणगान हो रहा है। राम नाम का मरम है आना। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप दशरथ का जैसे नाम आता है तो राम के विषय की बात आती है। किसकी बात आती है, राम की विषय की बात आती है। और नीचे लिखा भी गया है राम नाम का मरम है आना। लेकिन इस राम की, किसकी राम की बात कर रहे हैं, ईश्वर, जो निराकार ईश्वर है उनकी बात की जा रही है। तुलसीदास के राम की बात नहीं की जा रही है। अक्सर बच्चा यहाँ गलती करता है, तुलसीदास का राम लगा देता है, लेकिन ये हैं किसके राम, कबीर के राम हैं। किसके राम है भैया, एक कबीर के राम है, कबीर की पंक्तियां हैं। अवनी, सी विकल्प, केशवदास नहीं बेटा, बी विकल्प आंसर होगा। अगला, हिंदी साहित्य का पहला, हिंदी साहित्य का पहला, यहाँ पे देखो बेटा ये सत्र लिखे हैं हमारे टाइपिस्ट महोदय, इनको सत्र और पत्र में अंतर नहीं है। अब हम क्या बताएं इनको, चलिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे आप पत्र कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे आप पत्र कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य का पहला पत्र कौन सा है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम उम्मीद करेंगे आप बता देंगे कि हिंदी साहित्य का पहला पत्र कौन सा है। हिंदी साहित्य का पहला पत्र, यहाँ पे देखो बेटा इतिहास तिमिरनाशक है, भूगोल पे लिखा गया ग्रंथ है। अब देखो बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन और उदंत मार्तंड, ये तीन पत्र आपके सामने हैं। उदंत मार्तंड, इसका प्रकाशन कब होता है, 1826 ईस्वी में। कहां से होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो आपका आंसर होगा कोलकाता से। कोलकाता से। कहां से प्रकाशन होता है मेरे प्यारे बच्चे, कोलकाता से इसका प्रकाशन होता है। कहां से, कोलकाता से। जो ये उदंत मार्तंड है मेरे प्यारे बच्चे, उदंत मार्तंड का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे उदंत मार्तंड का अर्थ होता है उगता सूर्य। क्या होता है, सूर्य। उदंत मतलब होता है उगना, मार्तंड का अर्थ होता है सूर्य। इसके संपादक कौन थे, 1826 ईस्वी में कोलकाता से कौन प्रकाशित करता है, तो आपका आंसर होगा युगल किशोर। कौन प्रकाशित करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, युगल किशोर। कौन प्रकाशित कर रहे हैं, युगल किशोर। एक ऐसा पत्र था मेरे प्यारे बच्चे, साप्ताहिक पत्र था। कैसा पत्र था, ये साप्ताहिक पत्र था, सप्ताह में एक बार आता था। साप्ताहिक पत्र था, सप्ताह भर में एक बार आता था, महीने भर में 4 बार आता था। इसके पहले हिंदी का कोई समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होता था बेटा, तो यही आपका पहला समाचार पत्र है। जबकि ये युगल किशोर बाबू ये कहाँ के रहने वाले थे, तो कानपुर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, कानपुर के निवासी थे मेरे प्यारे बच्चे। ये कलकत्ता में नौकरी करने गए थे, वहीं पे इन्होंने इस पत्र की शुरुआत कर दी थी। मेरे प्यारे भैया समझ में आ गई बात। आ जाओ अगले प्रश्न पे आ जाओ। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, जल्दी से आंसर करके बता दो, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। ये बाल मुकुंद गुप्त का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, श्याम सुंदर दास का है। किसका है, तो मेरे प्यारे भैया आपका आंसर, तेजी से आपके आंसर की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम आपके आंसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे सभी बच्चे तेजी से आंसर करके बताएंगे। हमारे सभी दोस्त, सभी भाई तेजी से आंसर करके बताएंगे। तेजी से आंसर करके बताएं, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। मेरे प्यारे बच्चे, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। कितने भागों में है, तो 4 भागों में है। कितने भागों में है, ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। कितने भाग हैं, इसके 4 भाग हैं। इनके चारों भागों के संपादक अलग अलग हुए थे बेटा, ये याद रखिएगा। यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ, 17 नंबर। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब होती है। इसी काशी नागरी प्रचारणी से
एक पत्रिका भी निकलती थी बेटा, ये तो सभा है, दूसरा पत्रिका, काशी नागरी प्रसारणी पत्रिका। पत्रिका कब निकलना शुरू होती है? 1896 ईस्वी में। कब निकलना शुरू होती है? 1896 ईस्वी में। और सभा की स्थापना कब होती है? 1893 ईस्वी। अगर आपने लगाया होगा तो आपका राइट आंसर है 1893 ईस्वी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, एक पत्रिका का यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट समय दिया गया है, 1900 ईस्वी सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन का प्रारंभ वर्ष है। कौन सा है? सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन का प्रारंभ वर्ष है। और 1903 भी दिया गया है। इस सरस्वती के संपादक कौन बनते हैं 1903 में? सरस्वती के संपादक बनते हैं 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन बनते हैं मेरे प्यारे बच्चे? महावीर प्रसाद द्विवेदी बनते हैं। और इन्होंने कब तक संपादन किया था? 1920 ईस्वी तक संपादन किया था मेरे प्यारे बच्चे। 17 वर्ष का लंबा कार्यकाल इन्होंने इस पत्रिका के पीछे अपना दिया था। ये विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ बेटा। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बता दो। प्रेम सागर किसके द्वारा लिखी गई रचना है? प्रेम सागर किसके द्वारा लिखी गई रचना है? देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। मुंशी सदा सुखलाल ने क्या लिखा था? सुख सागर लिखा था। क्या लिखा था मेरे प्यारे बच्चे? सुख सागर लिखा था। सदल मिश्र ने क्या लिखा? नासिकेतोपाख्यान लिखे। नासिकेतोपाख्यान कौन सी रचना मेरे प्यारे बच्चे? नासिकेतोपाख्यान। लल्लू लाल ने क्या? राम प्रसाद निरंजनी ने क्या लिखा? भाषा योग वशिष्ठ। किसकी रचना किया मेरे प्यारे बच्चे? भाषा योग वशिष्ठ की रचना की। किसकी रचना की? भाषा योग वशिष्ठ की रचना की। यहाँ पे सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? लल्लू लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? लल्लू लाल हो जाएगा। अगर आपने भी आंसर लगाया होगा तो आपका बहुत ही प्यारा आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, यहाँ संज्ञा के भेद पूछ रहा है। किसका भेद पूछ रहा है? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद पूछ लिया है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? नॉर्मल रूप से पूछता तो आप बताएंगे 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी संज्ञा है आपकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है मेरे प्यारे बच्चे? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरी कौन सी संज्ञा है? तो आपका आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। तीसरी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। चौथी कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। एक संज्ञा आपकी और कौन सी है बेटा? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये व्युत्पत्ति के आधार पे नॉर्मल पूछेगा तब आप एक व्यक्तिवाचक लगा लेंगे, दूसरा जातिवाचक लगा लेंगे, तीसरा भाववाचक लगा देंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कमीशन ने भी यही 5 माना है। अगला प्रश्न है 20 नंबर। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके अनुसार किया जाता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके अनुसार किया जाता है? तो जल्दी से आंसर करके बताएं बेटा। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? एक प्रत्यय के आधार पर किया जाता है, क्रिया के आधार पर किया जाता है, संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर किया जाता है। ये देखो भैया, हमने लड़का लिखा तो इसे आप क्या कहोगे? इसे आप क्या कहोगे? पुल्लिंग कहोगे ना। क्या लिखा? पुल्लिंग कहोगे ना। लेकिन यहीं पे हमने लड़की लिख दिया तो इसे आप क्या कहते हो? स्त्रीलिंग कहते हो ना। क्या कहते हो बेटा? स्त्रीलिंग कहते हो ना। तो यहाँ पे किसके आधार निर्धारण हुआ? इस संज्ञा के अनुसार ना। किसके अनुसार भाई? संज्ञा के अनुसार। अगले पॉइंट पे आ जाओ। कारक के कितने भेद होते हैं? तो तेजी से मेरे दोस्त आंसर करके बताएं, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तेजी से हमारे बच्चों का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। कारक के कितने भेद होते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, 7 भेद होते हैं, 9 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं या 10 भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पे। अगर आपका आंसर होगा बेटा कारक के 8 भेद होते हैं तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। कारक के 8 भेद होते कौन कौन से हैं? तो आपका आंसर होगा कर्ता कारक।
कौन सा कारक? कर्ता कारक चिन्ह क्या होता है? ने होता है। दूसरा आपका कौन सा है? कर्म कारक। कौन सा कारक मेरे प्यारे दोस्त? कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? तो आपका आंसर होगा को। नंबर 3 करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? तो आप बताएंगे करण कारक का चिन्ह होता है से और के द्वारा। क्या होता है? से और के द्वारा। क्या हो जाएगा? से और के द्वारा। चौथा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? संप्रदान कारक। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? तो आपका आंसर होगा के लिए। कौन से लिए मेरे प्यारे बच्चे? के लिए। पांचवा क्या है? आपका आंसर होगा अपादान कारक। कौन सा कारक है? अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? तो आपका आंसर होगा से। नेक्स्ट है आपका संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? तो आपका आंसर होगा काके की। क्या हो जाएगा बेटा? काके की। नेक्स्ट है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है मेरे प्यारे दोस्त? अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर। क्या है मेरे प्यारे भाई? में और पर। और अंतिम में है आपका संबोधन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? संबोधन। संबोधन का कारक चिन्ह क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हे अरे अहो अजी। क्या हो जाएगा? हे अरे अहो अजी। तो मेरे प्यारे दोस्त ये 8 आपका राइट आंसर है यहाँ पे। अगले प्रश्न पे आ जाओ। आज के सेशन का 22 नंबर है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? मूर्धा होता है, कंठ होता है, तालु होता है या दंत होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आप बताएंगे कंठ होता है। पूरे का वर्ग का उच्चारण स्थान, उसमें क ख ग घ अंग ये पांचों वर्ण आ जाते हैं। इसके अलावा आ और आ का भी उच्चारण स्थान, इसके अलावा विसर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगले प्रश्न पे आ जाओ। छह वर्ण किसके योग से मिलके बना है? मेरे प्यारे दोस्त आप याद रखिएगा, ये संयुक्त वर्ण है। किसके अंतर्गत आते हैं? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। मेरे प्यारे बच्चे संयुक्त वर्ण अगर पूछेगा तो आपके संयुक्त वर्ण होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। 4 आपके क्या होते हैं? स्वर में होते हैं। 4 आपके किस में होते हैं? व्यंजन में होते हैं। किस में होते हैं? 4 आपके स्वर होते हैं, 4 आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। व्यंजन में कौन कौन सा संयुक्त है? छ, त्र, ज्ञ और स्त्र, ये 4 आपके संयुक्त है। छ किन दो वर्णों से मिलके बना है मेरे प्यारे बच्चे? का हलंत सा से। त्र किससे मिलके बना है? ता हलंत रा से। ज्ञ किससे मिलके बना है? ज हलंत इया से। और स्त्र किससे मिलके बना है? तालब शाह और र से। किससे मिलके बना है? तालब शाह और र से। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा विकल्प होगा? ए विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ 24 नंबर। शुद्ध वर्तनी का चयन करके बताएं। शुद्ध वर्तनी का चयन करके बताएं। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आपकी शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा ये सी विकल्प। कौन सा विकल्प मेरे प्यारे बच्चे? सी विकल्प। अगले प्रश्न पे आ जाओ 25 नंबर। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? तेजी से आंसर करेंगे। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनता है? तो मेरे प्यारे बच्चे कवयित्री बनता है। क्या बनता है? कवयित्री बनता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ 26। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से आंसर करके बताएं। ये देखो बेटा, एक तरणी होता है, दूसरा तरणी होता है। क्या होता है? तीसरा तरुणी होता है। तरुणी का अर्थ होता है युवती, तरिणी का अर्थ होता है नदी। यहाँ पे किसकी पर्यायवाची है? सूर्य की। और एक शब्द आपको मिलेगा तरंगड़ी। तरंगड़ी किसकी पर्यायवाची होती है? तो आपका आंसर होगा नाव। अगले प्रश्न पे आ जाओ। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? मीन का मतलब होता है मछली। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? मछली। क्या होता है? मछली। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मत्स्य हो जाएगा क्या? मत्स्य हो जाएगा क्या? यहाँ पे सिखी मोर की पर्यायवाची, विभावरी आपकी रात की पर्यायवाची। ये सापक नहीं बेटा, ये शावक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शावक होना चाहिए। ये बच्चे की पर्यायवाची होती है। देखिए हमारे महोदय कितना गलती किए हैं आज। 28 नंबर। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है।
यहाँ पे आत्मजा भिन्न है, नंदिनी भिन्न है, भार्या भिन्न है या कन्या भिन्न है। तो देखते हैं मेरे दोस्त कि इसका आंसर करेक्ट आता है। भिन्न शब्द कौन सा है यहाँ पे? देखो बेटा, आत्मजा ये पुत्री की पर्यायवाची, नंदिनी कन्या ये पुत्री की पर्यायवाची, लेकिन भार्या आपकी क्या होती है? पत्नी की पर्यायवाची होती है। तो यही भिन्न है आपकी। कौन सी भिन्न है मेरे प्यारे बच्चे? यहाँ पे भार्या भिन्न है, पत्नी की पर्यायवाची होती है। किसकी होती है? पत्नी की। आज के सेशन का 29 नंबर, अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? तेजी से आंसर करके बताएंगे हमारे बच्चे। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तेजी से मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई आंसर करके बताएं। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। अनुपम की पर्यायवाची होती है बेटा अपूर्व। क्या होती है? अनुपम की पर्यायवाची होती है अपूर्व, अद्भुत, अनूठा, अद्भुत, अनूठा। भाई आप तो गेस कर लिए होंगे आप लोग। अतुल, अनन्य, अतुल्य, अनन्य। आप लोग एकदम कंफर्म कर लिए होंगे। यहां पे अद्वितीय होगा। क्या होगा बेटा? अद्वितीय। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? कम सुनना होता है, सुनी सुनी बात पर विश्वास करना होता है, सुनी सुनाई बात पर विश्वास होना चाहिए बेटा, दूसरे की बात मानना होता है, कान का कमजोर होना। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? जल्दी से आंसर करके बताएं। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? जल्दी से आंसर करके बताएं। कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर आपका आंसर होगा बी विकल्प, कौन सा विकल्प? सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना, तो आपका राइट आंसर होगा वी विकल्प। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, 30 क्वेश्चन हमने कराया है, आपको एक्सप्लेनेशन भी कराया है। तो अगर इस तरह की क्लास आप रेगुलर चाहते हो कि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए, तो हमारा जो है ये देखो द स्मार्ट विजन क्लासेज ज्वाइन कर लो। क्या डाउनलोड कर लो? और इसका ऐप भी आ गया है, डाउनलोड ऐप भी कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। बहुत प्यारा ऐप है, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ऐप डाउनलोड करते ही मिल जाएगा। ये हमारा भरोसे का प्रतीक है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे आ जाओ। ये भरोसे का जो प्रतीक आपको दिख रहा है द स्मार्ट विजन क्लासेज, यहाँ पे किसकी तैयारी कराई जा रही है भैया? यूपी टेट 2026 की तैयारी, प्राइमरी लेवल प्राथमिक के लिए हमारा कौन सा बैच है? संघर्ष बैच है, जो कि आपके फ्री ऑफ कास्ट दिया जा रहा है। अभी इसकी फीस 5500 रुपये है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे कर क्या दिया गया है? हमारे डायरेक्टर महोदय ने इसको एकदम फ्री कर दिया है। क्या कर दिया है? एकदम फ्री कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे, अगले पॉइंट पे आ जाएं। आवर कोर्सेज, हम कौन कौन से कोर्स लॉन्च किए हुए हैं बेटा? टीजीटी है, पीजीटी है, हमारे यहाँ एलटी है, जीआईसी है, यूजीसी नेट जेआरएफ है। जिस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हो सब्जेक्ट आपको मिलने वाला है। सी टेट की तैयारी कराते हैं, यूपी टेट की, एस टेट की, डीएसएसबी की, बीपीएससी की, केबीएस की, एनबीएस की, एमआरएस की। जिस भी बैच को लेना चाहते हैं, जो भी आपका एग्जाम हो, हम सारे बैच की तैयारी करा रहे हैं। द स्मार्ट विजन क्लासेज, ये आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ पा जाएंगे। ऐप डाउनलोड कर लीजिए भाई, सारी चीजें मिलती रहेंगी। भरोसे का प्रतीक। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने बहुमूल्य आपके 1 घंटे समय दिए, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चों। आप किसी भी समस्या के लिए, समाधान के लिए, यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, और ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। अगर प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर से द स्मार्ट विजन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें और बेहतरीन तैयारी आप अपनी जारी रखें। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे दोस्त, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।